और आज देश के ज्यादातर लोग लखनऊ में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे रोमांचक क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जिस समय सुबह लोग इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी समय केरल से एक दुखद खबर सामने आई। वहां एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय की सभा में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। ये ब्लास्ट एर्नाकुलम के कलामासेरी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए। वहां प्रार्थना सभा चल रही थी और उसी समय ये धमाके हो गए। इस दुखद हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 36 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनमें से 10 की हालत काफी गंभीर है। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. जैसे इस हादसे की तस्वीरें और खबर सामने आई, देश के तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बारे में विस्तार से हम आपको आगे जानकारी देंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त ये महत्वपूर्ण जानकारी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सतर्कता के आदेश दिए। इसके अलावा यूपी एटीएस को भी अलर्ट कर दिया गया। एटीएस पुराने इनपुट फिर से खंगालने में जुट गई। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़े हर कार्यक्रम पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलिस्तीन वाले कार्यक्रमों में जुड़ने वालों पर भी नजर रखी जा रही है, यानी जो लोग वर्चुअली जुड़ रहे हैं इन कार्यक्रमों में, उनके बारे में भी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही कानपुर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, हापुड़ जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर विशेष निगरानी बरती जा रही है और इनके अलावा बागपत, बरेली, रामपुर, आगरा समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। केरल में हुए इस धमाके के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर बम धमाके के पीछे किसका हाथ है? दूसरा सवाल यह है कि ईसाई कन्वेंशन सेंटर को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या बम ब्लास्ट के निशाने पर ईसाई समुदाय था? एक सवाल यह भी है कि 2000 भारतीयों को क्या मारने की साजिश रची गई थी? क्या बम ब्लास्ट के पीछे हमास का हाथ हो सकता है? और इजरायल को भारत के समर्थन पर क्या विरोध में यह ब्लास्ट किया गया है, या फिर केरल में आतंकी गतिविधियों पर चोट की वजह से यह बम धमाका किया गया है? यह बहुत ही अहम सवाल है और यह सवाल हमने क्यों उठाए हैं, इसका पूरा विश्लेषण आज हम आपके सामने करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस खबर की पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। जहां अभी आप अफरा तफरी और तबाही के निशान देख रहे हैं, जरा यह तस्वीर देखिए। यह कलामासेरी का यहोवा विटनेस कन्वेंशन सेंटर है। यहां पिछले 3 दिनों से ईसाइयों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन था। सुबह करीब 9:40 का वक्त हो रहा था। उस वक्त कन्वेंशन सेंटर में करीब 2000 लोग मौजूद थे और अचानक धमाका होता है। लोग जब तक समझ पाते तब तक एक और धमाका हो जाता है और इसके बाद भगदड़ मच जाती है और उसी के बीच तीसरा धमाका भी होता है। बम धमाके के बाद कन्वेंशन सेंटर में पड़ी कुर्सियों और कारपेट में आग लग गई। वहां मौजूद तमाम लोग इस आग में झुलसे भी हैं। तो अचानक एक के बाद एक 3 धमाकों ने कन्वेंशन सेंटर ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। इस धमाके के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया और केरल से सीएम पिनराई विजयन से उन्होंने फोन पर बात की। साथ ही गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर पहुंचकर तुरंत घटना की जांच करने के निर्देश दिए। This is a matter that Central Home Minister having spoken to the Kerala Chief Minister, on that basis what has to be done, only Kerala Chief Minister can say. Kerala police is very efficient to inquire such a matter. तो एर्नाकुलम में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी कल सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो सचिवालय में बुलाई गई है। हादसे के बाद हर तरफ सवाल उठने लगे कि आखिर ये कैसे हुआ? ये हादसा है या फिर हमला है? हमला है तो फिर किस तरह का है? कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं है? तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर इस पूरी घटना में आतंकी हमले का एंगल क्यों नजर आ रहा है।
उसके लिए सबसे पहले आपको केरल के डीजीपी की बात को सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. तो आपने स्पष्ट सुना कि केरल के डीजीपी कह रहे हैं कि लग रहा है कि इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। आईईडी का इस्तेमाल कौन करता है? शायद इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि आईईडी के तीव्र ज्वलनशील विस्फोटक एक तरह से इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल धमाके के साथ साथ आसपास के हिस्से को तेजी से जलाने के लिए आतंकी पहले से करते रहे हैं और उसी तरह के आईईडी के इस्तेमाल से आज एर्नाकुलम में धमाका किया गया। और यह बात कोई और नहीं, डीजीपी कह रहे हैं। और डीजीपी यूं ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि हादसे वाली जगह पर अब तक की जांच में जिस तरह के विस्फोटक मिले हैं, जिस तरह से विस्फोटकों के अवशेष मिले हैं, वो आईईडी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यह तो हुआ आतंकी साजिश की आशंका को लेकर पहला तथ्य। अब हम आपको वो दूसरा तथ्य भी बताते हैं कि आखिर क्यों यह आतंकी हमला हो सकता है, उसे भी आप ध्यान से समझिएगा। केरल में ही 27 अक्टूबर को यानी करीब 40 घंटे पहले मलप्पुरम इलाके में फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक बड़ी रैली निकाली गई और सभा भी आयोजित की गई थी। उस रैली में इजराइल पर हमला करने वाले हमास का नेता खालिद मशाल वर्चुअली यानी कि इंटरनेट के जरिए जुड़ा था, उसमें मौजूद रहा था। उस रैली में उसने हमास से लेकर फिलिस्तीन के समर्थन के लिए तमाम सारी तकरीरें भी की थी और ये तस्वीरें उसी समय की हैं और ये वीडियो स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहा है यही है खालिद मशाल। इसकी अब काफी आलोचना भी हो रही है। इसे जमाते इस्लामी नाम के मुस्लिम संगठन की सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट में आयोजित हिस्सा मूवमेंट जो था उसमें इसने आयोजित किया था और इस रैली में देश की एकता को तोड़ने वाले आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बुलडोजर, हिंदुत्व, रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको जैसे नारों की बात कही जा रही है। हमास नेता के सम्मान में रैली में बड़ी बड़ी बातें कही गई। इसके साथ साथ आपको यहां यह भी समझना चाहिए, क्योंकि अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यह जायज है। एक तरफ तो भारत सरकार आतंक के खिलाफ इजराइल के समर्थन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि वो आतंक के खिलाफ इजराइल के पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों के लिए भी भारत ने राहत सामग्री भेजी है। लेकिन हमास के खिलाफ भारत का रुख सख्त है और स्पष्ट भी है, क्योंकि हमास की हरकतें आतंकवादियों वाली हैं। तो कहीं यह भारत सरकार के इजराइल समर्थन के विरोध में किया गया ब्लास्ट तो नहीं है, जिसे खुद हमास समर्थित लोगों ने अंजाम दिया हो। इस अंदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज जिस जगह एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ, वो जगह हमास नेता की तकरीर वाली जगह यानी कि मलप्पुरम से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आशंका इस बात की भी है कि जानबूझकर 2000 लोगों के जमा होने वाली जगह को ही निशाना बनाया गया, जिससे भारत सरकार से लेकर इजराइल से जुड़े लोगों को कड़ा संदेश भेजा जा सके। अब आपको इस धमाके के पीछे आतंकी हमले के अंदेशे को लेकर तीसरी वजह भी बताते हैं। एर्नाकुलम में कैथोलिक चर्च ने मलप्पुरम में हमास नेता की तकरीर पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सायरो मालाबार चर्च के पादरी थॉमस थराइल ने कहा कि हमास को सही ठहराना पूरी तरह से गलत है और हमास के आतंकी हमले का बचाव करना भी पूरी तरह से डरावना है, जिसे राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा भी केरल के कई पादरियों ने हमास नेता के मलप्पुरम संबोधन पर सवाल उठाए थे और उसे राज्य की एकता और शांति के लिए गलत भी बताया था। अब एर्नाकुलम में जिस जगह से अटैक हुआ है, वहां आसपास बड़ी तादाद में ईसाई और यहूदी लोगों की बस्तियां हैं। एर्नाकुलम में करीब 38% आबादी ईसाइयों की ही है। ऐसे में अंदेशा इस बात का भी है कि इजराइल में रहने वाले यहूदियों से लेकर उसके समर्थन में खड़े पश्चिमी देशों, जिनमें ज्यादातर ईसाई हैं, उनको इस हमले के लिए कहीं जवाब तो नहीं दिया गया। उन्हें हमास समर्थकों के जरिए डराने की कोशिश तो नहीं की गई है।
कहीं हमले के जरिए ईसाई पादरियों और उनकी जमात को चुप रहने की घुट्टी तो नहीं पिलाई जा रही है, कहीं ये इजराइल के समर्थन का साइड इफेक्ट तो नहीं है। इस अंदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे केरल के एर्नाकुलम में हुए बम धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ऊपर से आईडी की बरामदगी से बड़ी आतंकी साजिश का शक भी अब गहराने लगा है। बम धमाके की जांच में जुटी पुलिस और एनआईए की टीम ने टिफिन के आकार का विस्फोटक भी बरामद किया है। साथ ही मौके से एक कार भी जब्त की गई है, जिसके धमाके में इस्तेमाल किए जाने का शक है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केरल में आतंकी संगठन अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो चुके हैं? क्योंकि इसको भी आप समझिए, इसी साल जुलाई में देश को दहलाने की केरल में रची जा रही बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने राज्य में आतंकी संगठन आईएस के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया था। आईएस से जुड़े आतंकवादियों के 4 ठिकानों पर छापेमारी के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार भी किया गया था और इन आतंकियों ने पूजा स्थलों और कुछ समुदाय के नेताओं पर हमले का नापाक प्लान भी बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बाद राज्य को दंगों की आग में झोंकने की साजिश भी इन्होंने रची थी। एनआईए के मुताबिक आईएस से जुड़ा गिरफ्तार दहशतगर्द आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए लगातार रैकी कर रहा था। इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की जड़ें भी सूबे में बेहद मजबूत हैं। सितंबर 2022 में एनआईए और ईडी ने केरल में पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए उसके कई ठिकानों पर रेड भी डाली थी। एनआईए और ईडी की इस छापेमारी के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर कई तरह के संगीन आरोप लगे थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों के कसते शिकंजे से बौखलाए आतंकियों का कहीं ये रिएक्शन तो नहीं है। केरल में बढ़ रहे कट्टरवाद के लिए बीजेपी सूबे की पिनराई विजयन सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। बीजेपी के नेता यह आरोप लगाते रहे हैं कि लेफ्ट सरकार के समर्थन और शह से ही कट्टरपंथी संगठन राज्य में सिर उठा रहे हैं। इन सब के बीच इजराइल पर हमले और हमास को लेकर विजयन के बयान ने विरोधियों को उन पर हमले का एक और मौका दे दिया। इजराइल हमास युद्ध को लेकर यूएन में भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई तो विजयन ने इसे चौंकाने वाला कदम करार दिया। विजयन ने यह आरोप भी लगाया कि फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार की निंदा न करके भारत इसमें सहभागी बन रहा है। अब केरल बम धमाके को लेकर उनके रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एर्नाकुलम बम धमाके के वक्त पिनराई विजयन देश की राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन में मशगूल थे। जिस समय उन्हें केरल में होना चाहिए था, धमाके की खबर मिलने के बाद भी वो धरने में ही मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने धरना स्थल से ही धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और वहीं से केरल के डीजीपी से बात भी की और हालात की जानकारी भी ली। आपको यह बता दें कि विजयन जिस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे वो गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में था। उनकी पार्टी सीपीआईएम उसने भी इजराइल विरोधी इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था और इस धरना प्रदर्शन के खत्म होने के बाद ही विजयन को केरल की याद आई और उन्होंने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान भी कर दिया। यह देखकर तो यही लगता है कि शायद सियासत अपने लोगों की जान से ज्यादा जरूरी हो गई है। तो जरा यह तस्वीर देखिए, यह सीपीआईएम का बुलाया हुआ एक धरना प्रदर्शन था और इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आए थे। पिनराई विजयन यहां पर मौजूद थे, उन्हें धमाके की खबर भी लग गई, उन्हें जानकारी भी हो गई, उन्होंने यहां से डीजीपी से बात भी की, लेकिन अपना धरना नहीं छोड़ा। और यही बताता है कि सियासत लगता है नेताओं के लिए ज्यादा जरूरी है, दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा को वो थोड़ा सा कम तरजीह देते हैं। वैसे त्योहारों के बीच धमाके ने टेंशन बढ़ा दी है। नवरात्र के बाद दिवाली, फिर छठ और तमाम सारे त्योहार लाइन से लगे हुए हैं। ऐसे में केरल से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि कहां-कहां किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई में चावड़ हाउस, जहां पर बड़ी संख्या में यहूदी लोग रहते हैं, वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केरल में जिस तरह से आज एक के बाद एक 3 धमाके हुए, उसके बाद देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, हर जगह पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई के चबाड़ हाउस में है। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये वही इलाका है जो 26/11 के समय आतंकवादियों के निशाने पर था। केरल में आज जिस तरह से हमला हुआ वो काफ़ी विवादों में है, क्योंकि कल ही फिलिस्तीन के समर्थक और हमास के
एक अनुयायी खालिद मिशेल की एक सभा हुई थी, एक वर्चुअल रैली हुई थी जिसमें बहुत लोगों ने भाग लिया और उसके 24 घंटे के भीतर जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ, अब उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग जांच एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अलग अलग जगह, हर जगह जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उन सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अलग अलग जगह पर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि अब देश में कहीं भी इस प्रकार की घटना घटित न हो। तो जाहिर है महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में यहूदी और ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने भी इस पर सीधी नजर गड़ा दी है। देखिए, हम लोग हमेशा ही अलर्ट पर रहते हैं, कोई अलग से अलर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग ध्यान रख के, क्योंकि मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर ये महाराष्ट्र में है, तो लगातार हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत गतिविधियां न हो। उस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है। और दिल्ली के चाबड़ हाउस के आसपास भी दिल्ली पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। केरला में हुए ब्लास्ट के बाद देश भर के उन तमाम जगहों की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है जहां पर यहूदियों के स्थल है। इस वक्त हम पहाड़गंज में मौजूद हैं और यहीं पे इसी चबाड़ हाउस है जो इजराइल के लोग यहाँ पर आके रहते हैं। ब्लास्ट के बाद यहाँ पर भी सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी कर दी है। पुलिस के जवान जो है वो 24 घंटे यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से मीडिया को भी गली के अंदर आने की अनुमति नहीं है। और साथ में एक PCR वैन है वो भी बिल्कुल ही चबाड़ हाउस के बाहर वो तैनात कर दी गई है।